ओके, लास्ट क्लास में शायद हमने इन्वर्स तक कर लिया था, इन्वर्स स्टार्ट किया था, राइट? ओके, लेट मी फाइंड आउट। ओके, आई थिंक हमने जाने से पहले ये क्वेश्चन किया था, फाइंड द इनवर्स ऑफ। ये मैंने कर दिया था, ये आप लोगों ने किया था, राइट? ओके, अगला करते हैं फिर। इसमें तो कोई इश्यू नहीं, आई एम अज्यूमिंग स्टैंडर्ड इनवर्स का फॉर्मूला लग के होगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, दिस मैट्रिक्स इज इट इन्वर्टिबल और नॉट इज द क्वेश्चन। इन्वर्टिबल है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? सो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है? इसको नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉन जीरो होगा तभी इन्वर्टिबल होगा, राइट? हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और अगर जीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो इक्वल टू कर दो, देखो क्या वैल्यू आएगा के का। ठीक है, डू इट। ये आया 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो कब होगा? एनी गेसेस, एनी आइडिया? के स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक है, और 1 में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये ऐसा नंबर होगा जो हमेशा 1 से ही बड़ा होगा। जीरो तो रहने दो, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो जीरो का कोई चांस नहीं। इनफैक्ट 1 का भी 1 से भी बड़ा होगा तो के का मैं कुछ भी वैल्यू डालो, इट डजंट मैटर। जीरो डालू, नेगेटिव डालू, पॉजिटिव डालू, राइट? सो के बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर रियल नंबर का कोई भी के वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा आपको। समझ आएगा? गॉट इट? स्टिल लग रहा है वीकेंड मोड में हो अभी भी। आई अज्यूम समझ आ गया लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विद द रिस्पॉन्स आई गॉट। ओके, अगला क्वेश्चन। लेट M be a 2x2 symmetric matrix with इंटीजर एंट्रीज, मतलब उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही है। ठीक है, डेसिमल्स नहीं है। देन M is invertible। अब M इन्वर्टिबल होगा, यानी फिर से मुझे डिटरमिनेंट पे जजमेंट करना है। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड्स, द फर्स्ट कॉलम ऑफ M is a ट्रांसपोज। अच्छा, इसमें बाद में आते हैं, पहले मैं एक 2x2 मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। A B C D, ये 2x2 मैट्रिक्स है। ये बोला इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्जुगेट क्या होता है? सेम, राइट? तो इसको C की जगह मैं B लिख सकता हूँ, कैन आई राइट A D B B? सेम कर दिया मैंने, तो इससे पता चल गया सिमेट्रिक है।
इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ए डी माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू। और ये कह रहा है इट शुड बी इन्वर्टिबल, यानी दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। अभी क्या क्या कंडीशन है हम एक एक करके गो थ्रू करते हैं, देखते हैं उसमें क्या डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगा या नहीं होगा। द फर्स्ट कंडीशन सेज द फर्स्ट कॉलम ऑफ m, द फर्स्ट कॉलम ऑफ m मींस a and b, द फर्स्ट कॉलम ऑफ n इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ m। ये जो पहला कॉलम है ना a और b, ये सेकेंड रो ऑफ m का ट्रांसपोज है, मतलब इसको जब ट्रांसपोज किया तो ab बना, समझ आया। फर्स्ट कॉलम इज ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ m, यानी सेकेंड रो को जब मैंने ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट कॉलम बन गया। दैट मींस b d को जब मैंने ट्रांसपोज किया तो a b बना, मतलब जो d है वो a के बराबर होगा, ये समझ आ रहा है। और जो b है वो b के बराबर होगा, सेकेंड रो ऑफ m, हाँ दैट्स राइट, b के बराबर ही रहेगा। C मैंने चेंज कर दिया था बिकॉज आई वाज टोल्ड इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो कॉन्जुगेट पोजीशन में एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसमें मैंने C हटा ही दिया, B कर दिया दोनों, C भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो BD सेकेंड रो को ट्रांसपोज करता हो तो फर्स्ट कॉलम बनता है, ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन है। दैट मीन्स D और A बराबर हो गया, B और B तो इक्वल है, ठीक है। अगर D और A बराबर हो गया, A इक्वल टू व्हाट, क्यों, देखिए इस लाइन को पढ़िए, द फर्स्ट कॉलम ऑफ m, द फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज द ट्रांसपोज, मतलब ये इसका ट्रांसपोज है, इसको ट्रांसपोज करने पे फर्स्ट कॉलम बना है, इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ m। सेकेंड रो को जब मैंने ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट कॉलम बन गया, ठीक है। यू कैन अज्यूम कि मेरे को ना फर्स्ट कॉलम गिवन ही नहीं है, सेकेंड रो 2 और 3 गिवन है, सेकेंड रो को जब मैंने ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट कॉलम बना 3, इट्स लाइक दिस, ठीक है। सो अच्छा ये दोनों बराबर हो गए, इससे क्या मैं कुछ जज कर पा रहा हूं, A B C D, just one second, huh? Second row of M is first column of C equal to A equal to D, ठीक है। A और D अगर बराबर हो जाता है तो ये A स्क्वायर हो जाता है या D स्क्वायर हो जाता है, and this is B square or C square. So can we say something about it? Can we say it is equal or not? No, we can't. Okay. 2 by 2 symmetric matrix with integer entries. Okay. Then M is invertible if invertible तब होगा जब ये non-zero होगा. The first column of M is a transpose of second row of M. सेकेंड रो को मैंने ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट कॉलम हो गया, दैट्स राइट। तो A इक्वल टू D हो गया, C तो सेम ही रहेगा बिकॉज C इज द कॉमन एलिमेंट। सो A is equal to D, okay, the second one is second row of M is the transpose of first column. Am I missing something?
यप यप। जब आप सीडी को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पहले सी ऊपर होगा फिर डी नीचे होगा। जैसे इधर आपने इनवर्स को किया है, ओके, जो आपने एग्जांपल हाँ, तो इसमें फिर इधर 2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा। 2 ऊपर क्यों आएगा? ट्रांसपोज में जैसा रो है वैसे ही कॉलम। That's right. The first column of M is the transpose of second row of M. Are we transposing the whole matrix? Is that what they are saying? इसका मैं ट्रांसपोज क्रिएट कर रहा हूँ, then I am comparing. I think that's what is happening. That's why ये सेंस नहीं बन रहा। ये अगर मेरा A मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज होगा A B C D, ठीक है। अब नाउ दे आर सेइंग द फर्स्ट कॉलम ऑफ M, द फर्स्ट कॉलम ऑफ M यानी A और C इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो, यानी ये हो जाएगा D और B के बराबर। A is equal to D, B equal to C। ओके, मेरे पास है AD minus B square, I can write ना, स्टिल नॉट मेकिंग सेंस। AD बराबर है BC बराबर है, तो is that what you were saying? No. See, I'm not getting the point कि आप A और B को बराबर करें, C और B को बराबर करें, is that what you were saying? मतलब ट्रांसपोज करने से वैसा आता है, यही आता ना, A B को मैं ऐसे लिख देता, राइट? ओके, एनीवेज आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन, मैं खुद मिस कर रहा हूँ। द फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ M। The first column is transpose of second row. Okay, let me skip this question. I'll get back to you on this tomorrow. ठीक है? Because it ऐसा कुछ complex नहीं है. It's just I'm missing something. कुछ तो मेरे से miss हो रहा है. AD minus B square. Okay. और क्या होता है सिमेट्रिक? इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है? डायगोनल कैन बी एनीथिंग, कॉन्जुगेट सेम होता है, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी होती है क्या सिमेट्रिक की? ट्रांसपोज और ये आपस में बराबर होते हैं, ये ट्रांसपोज इसके बराबर है तो दैट्स फाइन। ए और सी बराबर है, बी और डी बराबर है, डजंट मैटर। ए इज इक्वल टू डी। ओके, गो सॉरी। A B ओके, एनीवेज आई गेट बैक टू दैट क्वेश्चन। अभी आगे चलते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने एडजॉइंट, ट्रांसपोज इन सब के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, वैसे इनवर्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और उस पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो लेट्स गो थ्रू द इनवर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, A इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू A। आई थिंक ये तो थोड़ा ऑब्वियस ही लग रहा है, लॉजिकली समझ आ रहा होगा। A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ओरिजिन। इसको ध्यान रखिएगा, इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट निकालने मत लग जाएगा, जो ओरिजिनल का डिटर्मिनेंट है उसका ही रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। अगेन A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। पावर्स एंड ट्रांसपोज आर इंटरचेंजेबल, ये हमने हर जगह देखा है। इनवर्स हो, ट्रांसपोज हो, पावर हो, कुछ भी हो, एडजॉइंट के भी अंदर बाहर आ सकता है, नॉर्मल मैट्रिक्स के भी अंदर बाहर आ सकता है, डिटर्मिनेंट के भी अंदर बाहर जा सकता है। ठीक है, A इंटू बी का इनवर्स, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, अगेन रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो हर जगह रिवर्सल लॉ लग रहा है, ट्रांसपोज में लगा, एडजॉइंट में लगा और इनवर्स में लग रहा है।
ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज है, याद रखिए, इससे भी हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। If A is a 3x3 non-singular matrix, non-singular मतलब non-zero, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इफ A is a 3x3 non-singular matrix such that A into A transpose is equal to A transpose into A, मतलब ये कम्यूट कर रहे हैं, and B equal to A inverse into A transpose, then B into B transpose is equal to what? ठीक है, समझ आया? तो मुझे निकालना है B इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू। तो B की वैल्यू मुझे गिवन है, देखो B की वैल्यू मुझे गिवन है A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। और मुझे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? B ट्रांसपोज। तो क्या मैं इसके साथ B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दूं? B को फिर से लिख दूंगा A इनवर्स A ट्रांसपोज रेज टू द पावर ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकता हूं, समझ आया? हाँ या ना? ओके। अब जब ट्रांसपोज को अंदर लाऊंगा तो क्या रिवर्सल लॉ लगता है? हाँ या ना? A इनवर्स A ट्रांसपोज, ये तो ऐसे ही है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज। इज दैट फाइन? ओके, इसको मैं लिखूंगा A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से A हो गया, A इनवर्स का ट्रांसपोज, क्या मैं इसको A ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकता हूं? अंदर बाहर हो सकते हैं पावर्स। इज दैट फाइन? अब ध्यान से देखिए, A को अगर मैं उसके A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है? आई होता है, समझ आ रहा है? किसी भी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। A इंटू A इनवर्स इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो A इनवर्स और उसको आपस में मल्टीप्लाई, इनफैक्ट उल्टा भी ट्रू होता है, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो I बन गया। अब एक और ध्यान दीजिए, देखिए A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होता है, राइट? A का ट्रांसपोज करेंगे तो नया मैट्रिक्स बनेगा, उसको हम A ट्रांसपोज कहते हैं। सो इट्स डेफिनेटली अ मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का भी देखिए इनवर्स बैठा हुआ है यहाँ पे, A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का भी इनवर्स बैठा हुआ है। दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? आई। समझ आ रहा है क्यों आई होगा? ये एक नया मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करके बना है, विच इज B। लेट्स अज्यूम इट्स B। B का इनवर्स भी बैठा हुआ, सो B इंटू B इनवर्स वुड बी I। सो यहां से भी I आ रहा है, यहां से भी I आ रहा है, I स्क्वायर इज इक्वल टू I। समझ आया सबको? ओके, सो दिस इज आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये आपके सीबीएसई के लिए बहुत जरूरी है, स्कूल में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे देखिए आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, एक्स एंड वाई, दो अननोन वेरिएबल्स के थ्रू। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बेसिकली हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली आप एक्स एंड वाई की डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वैल्यू, उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि हम मैट्रिक्स का चैप्टर कर रहे हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड, जो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड आपको क्यों सीखना है? आपके स्कूल में काम आएगा, लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन आएंगे ना वो डिटर्मिनेंट से करेंगे। क्यों डिटर्मिनेंट से करेंगे? क्योंकि बहुत फास्ट होता है, ठीक है। सो मैट्रिक्स मेथड भी सीखे, लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने वाला। आई जस्ट एक्सप्लेन यू द बेसिक। आप क्वेश्चन कीजिए, आपके एनसीईआरटी में बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस है, और एग्जैक्टली स्टेप वाइज करना है स्कूल में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड हम मेंस में करेंगे, क्योंकि हमें मेथड तो दिखाने नहीं होता, मतलब फटाफट आंसर चाहिए होता है। दिस मेक्स वेरी इजी, लाइफ वेरी इजी, बहुत फटाफट कैलकुलेशन होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। ओके, अब देखिए ये मेरे पास दो इक्वेशंस है। सेम विल होल्ड ट्रू फॉर थ्री इक्वेशंस आल्सो विद थ्री वेरिएबल्स, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। सबसे पहले जो भी इक्वेशंस गिवन होंगे आपको सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। सारे वेरिएबल्स को एलएचएस में, कांस्टेंट्स को आरएचएस में, वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखिए, ठीक है। इट शुड बी इन सेम पैटर्न कि पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड के जो भी कोएफिशिएंट्स है ना, उससे एक मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए,
2352 एंड कॉल इट ए। ठीक है, उसके बाद जितने वेरिएबल्स है उसका एक और मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए, एक्स एंड वाई, कॉल इट कैपिटल एक्स। ठीक है, एंड इक्वेट इट टू जो भी कांस्टेंट है उसका एक मैट्रिक्स बनाइए एंड कॉल इट बी। गॉट इट? कैसे करना है? ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, ये स्कूल में भी ऐसे ही करना है। अब यू कैन ऑब्जर्व हियर कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, right? What I'll do, I'll pre-multiply A inverse both sides. दोनों साइड मैंने A inverse pre-multiply कर दिया as a pre-multiplier। ये क्या हो जाएगा? I, A inverse into A is I। I को X से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? X। So X would be equal to A inverse B। इससे आपकी X and Y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आप A inverse कैलकुलेट कीजिए, उससे B से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो अगर मुझे दिखाना हो ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू। इसका एडजॉइंट क्या होगा? 2 2 -5 -3। 2 by 2 का तो एडजॉइंट फटाफट निकल सकता है, राइट? स्वैप कीजिए और साइन चेंज कीजिए। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? 4 -15, राइट? 4 -15 इज -11, सो -1/11 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये मेरा ए इनवर्स आ गया। इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 ठीक है, सो ये आंसर आ गया -1/11 2 एंड -35 यानी -33 -3 14 11। ये -11 अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा -1। ठीक है, सो ये मेरा x एंड y के बराबर है। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। समझ आया मैट्रिक्स मेथड? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सीधा ये फॉर्मूला से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इतना लिख दीजिए, उसके बाद सीधा इस फॉर्मूले में आ जाइए। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन बिटवीन। आई होप आपके टीचर्स मार्क्स नहीं कटेंगे, जनरली होता नहीं है ऐसा। ठीक है, 3 and -1। सेम इज ट्रू फॉर 3 इक्वेशंस, 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन। 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन करके देखेंगे आप लोग। थोड़ा बड़ा होगा, ए इनवर्स निकालने में टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई मैं चाहता हूं आप करो, मैं नहीं करूंगा। आप लोगों का टेस्ट कैसा गया बाय द वे मैथ्स का? अच्छा नहीं है, नो वरी, हम डिस्कस करेंगे क्लास में कल। ठीक है, मैथ्स का टेस्ट। देखिए, सेकेंड इक्वेशन में y नहीं है, थर्ड इक्वेशन में z नहीं है, तो उसके कोएफिशिएंट 0 0 लिखिएगा। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स को ध्यान से बनाइए।
आ गया आंसर? ठीक है, आई विल शो यू द आंसर. टू 1 and 3. X, Y, Z 2, 1 and 3. किसी को प्रोसेस में डाउट है तो बताइए मुझे. एनी इश्यूज? इन्वर्स निकालने में गड़बड़ हो रही है? You should be comfortable by now in finding calculating inverse. आर यू गाइस स्टक समवेयर? कहीं पे फंस रहे हो क्या? नहीं, हाँ नहीं आ रहा. प्रोसेस समझ नहीं आया, कैलकुलेशन में दिक्कत है. प्रोसेस नहीं समझ आया, दैट्स फाइन. ओके, सी लेट्स क्विकली वॉक थ्रू. मैं एक बार वॉक थ्रू करा रहा हूँ, सोल्यूशन देख के ही समझा रहा हूँ. अगर फिर भी समझना है तो बताना, मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा. ठीक है, ओके. सबसे पहले देखिए, मैंने तीनों इक्वेशंस को लाइन में लिख दिए. आई इंश्योर्ड कि y जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, उसके साथ मैंने जीरो कोफिशिएंट लिखा, और यहाँ पे z के साथ जीरो कोफिशिएंट लिखा जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, यू हैव टू इंश्योर कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ गया, x y z के जो कोएफिशिएंट्स है उससे मैंने a मैट्रिक्स बना लिया. इज दैट फाइन? x y z जो वेरिएबल है उससे मैंने x मैट्रिक्स बना लिया, और जो कांस्टेंट्स है 7, 11 और 1 उससे मैंने b मैट्रिक्स बना लिया लाइक दिस. इस स्टेप में डाउट है किसी को? ओके, सो x की वैल्यू क्या आएगी अगर मैंने इससे कैलकुलेट किया? x वुड बी इक्वल टू a इनवर्स b. इज दैट फाइन? b इनवर्स a, b इंटू a इनवर्स मत कर देना, a इनवर्स b ही होगा. ठीक है, अब a की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही. नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं b इनवर्स कैलकुलेट करूं. उसके लिए पहले मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट कर लिया. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है 1 into this minus this minus 2 into this minus this plus 1 into this minus this, which is 13, 18. 18 से पता चला कि हाँ ये इन्वर्टिबल होगा बिकॉज इट्स नॉन सिंगुलर. ठीक है, चलो अच्छी बात है, इन्वर्टिबल होगा. तो अब मैं करूंगा कैलकुलेट इनवर्स. इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने एडजॉइंट कैलकुलेट किया. एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. याद है कोफैक्टर मैट्रिक्स? कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं याद है? कोफैक्टर कैलकुलेट होता है कि जैसे ये 1 है, 1 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा 0 माइनस ऑफ 9, नो माइनस ऑफ -9 यानी +9.
सेकेंड पोजीशन के कोफैक्टर के लिए जो भी आंसर आएगा ना 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3 यानी -6, उसका नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव पोजीशन है, यानी -6 कोफैक्टर होगा. सो इट लुक्स लाइक दिस. यहाँ पे 6 क्यों है? वहाँ पे -6 आ रहा था, माइनस ऑफ -6 प्लस 6. ठीक है, 9 6 इस तरह से सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे. उसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो ऐसे हो जाएगा. कॉलम्स रोज जो है कॉलम्स बन गए. ठीक है, सो दिस इज माय एडजॉइंट. एडजॉइंट को जब मैंने इससे डिवाइड किया 18 से तो इट बिकेम व्हाट? इनवर्स. सो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई. ए इनवर्स की वैल्यू को मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 7 11 1. इन दोनों मल्टीप्लीकेशन को करना है बस. 1/18 इसका कांस्टेंट है जो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे. इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. इसको सॉल्व किया तो 213 आ गया. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? फुल ऑफ कैलकुलेशंस, लेकिन बेसिक कैलकुलेशंस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है. कैलकुलेशन फटाफट होने चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो. ठीक है, विदाउट मिस्टेक्स कैलकुलेशन हो. ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जब हम XYZ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? हम लिख रहे थे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. इससे आ रहा था हमारा वैल्यू. ए इनवर्स को मैं लिख दे रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ ए. राइट, अब मेरा सिचुएशन है कि x के मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ सकते हैं. ठीक है, हमने रियलाइज किया जब a नॉन जीरो होता है तभी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं. a जीरो होता है तो इन्वर्टिबल नहीं होता. ठीक है, उसी का ही फर्दर डिस्क्रिप्शन है कि a की वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a, इफ इट इज नॉन जीरो वी गेट अ यूनिक सोल्यूशन. एक सोल्यूशन आ जाएगा बट इट वुड बी यूनिक. x y z की एक एक वैल्यूज ही आएंगे. ठीक है, बट अगर ये जीरो हो जाता है यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a जीरो होता है, एंड दिस थिंग यू हैव टू एंश्योर जो ऊपर बैठा हुआ है ना मल्टीप्लीकेशन एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये नॉन जीरो होना चाहिए. नीचे अगर जीरो है और ऊपर नॉन जीरो है तभी ये नो सोल्यूशन होता है. समझ आया? भले ही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो या ना हो, नीचे अगर ये नॉन जीरो है, सॉरी जीरो है, आई एम सॉरी, यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये इन्वर्टिबल नहीं होगा. बट दैट्स फाइन. अगर ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन है एडजॉइंट ऑफ ए को जब मैं बी से, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल ही सकते हैं ना, इन्वर्टिबल हो या ना हो, एडजॉइंट तो निकाल ही सकते हैं. एडजॉइंट को जब मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर ये मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो है यानी मेरा ओवरऑल जो ये बनेगा ना ये नॉन जीरो अपॉन जीरो इस फॉर्म में आएगा, देन ओनली देयर इज नो सोल्यूशन. समहाउ अगर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो आ जाए और नीचे भी नॉन जीरो है बिकॉज ये सिंगुलर था, देन वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए. फिर से रिपीट करो, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है यानी नॉन सिंगुलर है, यूनिक सोल्यूशन जो अभी हमने क्वेश्चन किया, दोनों क्वेश्चंस. ठीक है, यूनिक सोल्यूशन XYZ की एक एक वैल्यू आ जाएगी. बट अगर ये समहाउ जीरो हो गया एंड ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज नॉन जीरो, मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर है, देन वी विल गेट नो सोल्यूशन. बट समहाउ अगर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो आ गया यानी 0/0 सीन हो गया, देन वी विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, जब हमारा सॉल्यूशंस होता है इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट. ठीक है, ये बोथ केसेस आर कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी हो या यूनिक हो, बोथ द केसेस आर कंसिस्टेंट व्हेनेवर यू हैव सॉल्यूशन, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो. एंड दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, और ये सीबीएसई में क्वेश्चन आते भर के 2-2 मार्क्स का, 1-1 मार्क्स का. ठीक है, सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ध्यान में रखिए. मोस्ट ऑफ द केसेस में देखना आप नहीं, लेट मी नॉट कंफ्यूज, बस इतना ही रखिए. गॉट इट? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट याद रहेगा. ओके, अब आ रहा है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स. कैले-हैमिल्टन थ्योरम. बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल थ्योरम है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस फटाफट हो जाते हैं. ठीक है, अगेन ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे मिस कर देते हैं जस्ट बिकॉज नाम अजीब सा है. ठीक है, बट
इसको एकदम याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके फटाफट मतलब विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे इफ यू नो दिस। ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड वेरी इजी, एंड दिस थ्योरम विल गिव यू द एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक इस चैप्टर में ये एक ही थ्योरम आया राइट, और तो कोई थ्योरम थे नहीं, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज वगैरह ही थे। ठीक है, थ्योरम और प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंशिएशन है? देखो प्रॉपर्टीज होता ना एक किसी टाइप के ऑपरेशन का यूनिवर्सल ट्रुथ, उसका कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन की जरूरत नहीं होती। थ्योरम होता है फाइंडिंग अ वेज ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ फास्टर वे। ठीक है, सो प्रॉपर्टी एक नंबर के साथ एसोसिएट होता है, थ्योरम एक सिचुएशन के साथ एसोसिएटेड होता है जो कि कोई मैथमेटिशियन डेवलप करता है। ठीक है, अगर आप थ्योरम के बिना भी कर सकते हो हमेशा बाय फॉलोइंग योर स्टैंडर्ड या बेसिक्स प्रिंसिपल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। थ्योरम मेक्स योर लाइफ बिट इजियर बिकॉज जो उसने प्रूव किया ना दैट इज ऑल्सो अ ट्रूथ, बट वो आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा एनी चैप्टर। ठीक है, आगे जाके हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले लिमिट्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वहाँ पे हम क्लास में एक ऐसा थ्योरम पढ़ेंगे जिसको एल हॉपिटल लॉ कहते हैं, जो आप स्कूल में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। स्कूल में यूज किया तो स्कूल में नेगेटिव मिलेगा आपको, क्योंकि उसे टीचर्स बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसा लॉ है जो आपके कंटिन्यूटी के एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों लाइफ बहुत ईजी कर देता है, बहुत फास्ट। ठीक है, वो एक थ्योरम होता है। आप बिना थ्योरम के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बट देर आर फ्यू थ्योरम्स, पूरे 11-12 के मिला के ना 10-12 ऐसे थ्योरम्स होंगे विच आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ देम एंड वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट बिफोर इवन गेटिंग इनटू कैले हैमिल्टन थ्योरम देयर इज समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, नथिंग टू डू विद कैले हैमिल्टन थ्योरम। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहता है ना, आप किसी भी मैट्रिक्स को आप एक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स व्हाट दे से, कि किसी भी मैट्रिक्स से आप इक्वेशन क्रिएट कर दो। ठीक है, और इक्वेशन ऐसे एक्स के टर्म्स में क्रिएट होता है। ठीक है, जबरदस्ती का इक्वेशन क्रिएट करना है कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर होगा ना इसका, वो इस मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा कि कैसा इक्वेशन बनता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते कैसे, इस फॉर्मूला से। पहले मैट्रिक्स लीजिए, उससे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, हाँ उसमें एक एक्स भी मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इक्वेशन में एक्स तो चाहिए होता है ना कहीं पे, तो एक्स आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो। कर दिया, अब इसका ले लो डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू लेना भी आता है आप लोगों को, और इसको इक्वेट कर दो 0 से। दैट्स योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ आया? यस यस, एवरीथिंग वी स्टडी इज फॉर कोस स्क्वायर मैट्रिक्स। पूरा मैट्रिक्स चैप्टर, पूरा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। ठीक है, ये समझ आया कैसे? मैं एक बार फिर से आपको एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं। एग्जाम्पल में देखो इन्होंने क्या किया। हाँ, ये एक मैट्रिक्स दिया। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालूंगा, पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 2 3 1 0। इससे मैं क्या माइनस करूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ये है, बट सामने एक एक्स मल्टीप्लाई करना मत भूलना। इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू निकाल ले क्या, 2 माइनस, अच्छा ये अंदर जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, ये समझ आ रहा है। एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मैट्रिक्स में। ठीक है, एक्स अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया, ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। 2 माइनस एक्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 3 माइनस 0 3 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस एक्स हो गया। ये मैट्रिक्स बन गया। a माइनस एक्स आई किया मैंने, इसका मैं ले लूंगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, देन माइनस ऑफ 1 इंटू 3। इसको 0 से कर देंगे इक्वेट। ठीक है, डाउट है किसी को इसमें? माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स से डील कर रहा हूं हमेशा क्वाड्रेटिक ही बनेगा, और अगर मैं 3x3 से डील कर रहा हूं हमेशा क्यूबिक बनेगा। 4 5 तो हम करते ही नहीं। समझ आया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है?
नाउ लेट्स कम टू कैले हैमिल्टन। बहुत ही सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। अगर मैं x को वापस उसी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दूं जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, मतलब इसमें अगर मैं लिख दूं a स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू, अच्छा बाय द वे देखो, इसको मैंने a स्क्वायर एक मैट्रिक्स में चेंज किया x को, ठीक है, इसको भी x को मैट्रिक्स में चेंज किया, तो 3 को भी मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आई जस्ट कांट राइट -3, मैं मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। आई मल्टीप्लाई इट विद आइडेंटिटी, और 0 तो लिख नहीं सकता ना मैट्रिक्स फॉर्म में, क्या लिखते हैं, नल मैट्रिक्स O, ठीक है। आई इक्वेट इट टू दिस। सो एज पर कैले हैमिल्टन थ्योरम, अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ट्रू है, अगर आप उससे a रे से रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला इक्वेशन भी ट्रू होगा। दैट्स इट। सॉरी, यहाँ पे मैंने x लिखा ना, यहाँ पे x नहीं होगा, वहां पे a होगा। x को मैंने a से रिप्लेस किया ना, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i इक्वल टू O। समझ आया? 2 स्टेप में समझना है। कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दीजिए। किस फॉर्मूला से? इस वाले फॉर्मूला से, a माइनस एक्स टाइम्स i का डिफरेंस का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। उसके बाद जो भी फॉर्मूला आएगा, सॉरी जो भी इक्वेशन आएगा, उसमें x को a से रिप्लेस कर दीजिए। दैट्स योर कैले हैमिल्टन थ्योरम इक्वेशन। समझ आया? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में काम कैसे आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। डोंट ब्रिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम इन योर माइंड, उसकी जरूरत नहीं है। अज्यूम कि हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा एंड देन यू जज कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इफ A इज दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है, एंड A इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स A स्क्वायर प्लस C टाइम्स A प्लस D टाइम्स I, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइंड C एंड D। क्वेश्चन समझ आया? A मैट्रिक्स गिवन है और A इनवर्स इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन दिया है। क्या मैं A से A इनवर्स निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। निकाला आपने? A स्क्वायर निकाल सकता हूं, C टाइम्स A निकाल सकता हूं, D टाइम्स I निकाल सकता हूं, हाँ, LHS भी निकाल सकता हूं, RHS भी निकाल सकता हूं। 2 अननोन रहेंगे C एंड D, तो कंपेयर करके C एंड D वैल्यू निकाल सकता हूं। तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, राइट? करने में कोई इश्यू नहीं, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा। डू यू एग्री? A इनवर्स निकालना है, A स्क्वायर निकालना है, इक्वेशन फॉर्म करके कंपेयर करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट, कैले हैमिल्टन थ्योरम कैसे हेल्प करेगा यहाँ पे, कि जैसे ही आपको इक्वेशन दिख जाए किसी भी फॉर्म का, ये स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी दिखे, मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम लग सकता है, क्योंकि एक मैट्रिक्स लेके एक ही इक्वेशन बन सकता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। सो आई कैन क्रिएट माई ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कंपेयर दैट टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड, ठीक है। बट बिफोर दैट इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 3/3 है तो क्यूबिक में होना चाहिए, राइट? क्यूबिक में कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखिए LHS में A इनवर्स है, कैन आई मल्टीप्लाई एन A फ्रॉम माई साइड, ठीक है। एक प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो A इंटू A इनवर्स कर रहा हूं 1/6 टाइम्स A इंटू A स्क्वायर प्लस CA प्लस DI। ये क्या मैंने खुद से एक A मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट आई कैन जस्ट किल दिस A इनवर्स। ये हो जाएगा I टाइम्स 1/6, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूं, A क्यूब प्लस CA स्क्वायर प्लस D टाइम्स I इंटू A होगा, I इंटू A क्या होगा? A, ठीक है। समझ आया? इस 6 को यहां ले जा रहा हूं और फिर पूरा रीअरेंज कर देता हूं। इस 6 को यहां पे ले जाके लिख लूंगा मैं A क्यूब प्लस C टाइम्स A स्क्वायर प्लस D टाइम्स A माइनस 6I इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया क्या किया मैंने? अब मुझे पता है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम है, मतलब x की जगह a डाल दिया मैंने, ठीक है। क्या मैं सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स यूज करके कैले हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ? कैसे क्रिएट करते हैं? इससे हम x टाइम्स i माइनस करेंगे और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 की इक्वेट कर देंगे।
समझ आया? तो ये मुझे गिवन है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4। इससे मैं x टाइम्स i यानी x 0 0 0 x 0 0 0 x ये माइनस कर सकता हूँ। x टाइम्स i है ये, समझ आया? माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स 0 0 0 1 माइनस एक्स 1 0 -2 4 माइनस एक्स। ये a x टाइम्स i ये लिखूंगा, क्योंकि मैं ये डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स यूज करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मुझे कैले हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन मिल जाएगा, और उसको फिर मैं इससे कंपेयर कर दूंगा तो मुझे c और d की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया? क्या नहीं समझ आया? That's how we write characteristic equation ना, इसका determinant value equal to 0. This is the characteristic equation. ये standard formula। ठीक है, समझ आया? किसी को डाउट है? ये मैंने क्यों किया समझ आ रहा है ना? मैं I'm trying to find out characteristic equation। अब इसका determinant value निकालूंगा जो होगा 1 minus x times 1 minus x 4 minus x and plus 2। एंड दिस वुड बी, बाकी तो ये 0 0 हो जाएंगे, दिस वुड बी इक्वल टू 0। इज दैट फाइन? ओके, लेट्स सॉल्व इट। इसको लेके के अंदर तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अरे यार, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ 1 plus x square minus 2x 4 minus x plus 2 minus 2x equal to 0. So this is 4 plus 4x square minus 8x minus x cube plus 2x square plus 2 minus 2x equal to 0. माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के लिए ये और ये प्लस 6x स्क्वायर 8x के लिए -8 -9 -11। ठीक है, और कुछ बचा 4 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए मैच कर गया, यहाँ पे -6 आई है, यहाँ पे मुझे -6 मिल गया। इसको मैं कैले हैमिल्टन थ्योरम लगा के मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, सो ये मेरा ये थ्योरम से मिला, और ये एग्जिस्टिंग जो गिवन है क्वेश्चन में, क्या मैं कंपेयर करके सी और डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ दोनों इक्वेशंस को? सी कितना आ रहा है -6 और डी कितना आ रहा है 11। ठीक है, सो दिस इज मच फास्टर वे ऑफ फाइंडिंग आउट, क्योंकि मैं आपको समझा के कर रहा था, इसलिए टाइम लगा, वरना ये टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस थ्योरम, उसको ध्यान रखिए। और ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली 2x2 मैट्रिक्स के बहुत काम आता है। हम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का, कैसे लिख रहे हैं? a माइनस एक्स टाइम्स ऑफ i ऐसे करके लिख रहे हैं। इसको भी और फास्ट तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको एक 2x2 मैट्रिक्स गिवन है ना, आप सीधा कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। जो भी आपके मैट्रिक्स गिवन है उसको, अच्छा यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, याद है आपको? ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सम कर दो। नेगेटिव ऑफ ट्रेस x, a का नेगेटिव ट्रेस जो भी वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव के साथ लिख दीजिए x प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0। दिस ऑल्सो बिकम्स अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2x2। फॉर 3x3 क्या होगा? x क्यूब माइनस नेगेटिव वैल्यू ऑफ ट्रेस x स्क्वायर
और प्लस ये एक वैल्यू है। आई सजेस्ट कि ये याद मत कीजिए, जब भी 3/3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डील कर रहे हैं ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के कीजिए, ये इससे फास्टर होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्म का मिल रहा है, तो अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट किया, राइट। अगर उन्होंने सिर्फ सी का वैल्यू पूछा होता ना, तो हम डायरेक्टली इससे लिख सकते थे, नेगेटिव ऑफ ट्रेस कर देता, सी की वैल्यू आ जाती। डी की वैल्यू के लिए ये नाटक करना पड़ता, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के कीजिए। और अगर कांस्टेंट की वैल्यू पूछा होता तो मैं नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट बोल देता, मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालने की जरूरत नहीं होती। समझ आ रहा है? सो 2/2 में तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यू कैन डायरेक्टली राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इन केस ऑफ 3/3 you can again write x cube minus trace of a x square, x की वैल्यू छोड़ दीजिए, कांस्टेंट होगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन गिवन होता, कहाँ गया मेरा, ये बन गया, देखिए ये मेरा इक्वेशन, ये सिंप्लीफाई करके ये बना। अब सी की वैल्यू उन्होंने सिर्फ पूछी होती, इंस्टेड ऑफ सी एंड डी उन्होंने सिर्फ सी पूछा होता, सो आई नो कि फॉर 3/3 दैट इज नेगेटिव ऑफ ट्रेस, राइट। इस मैट्रिक्स का ट्रेस वैल्यू देखिए क्या है, 1 + 1 + 4 6, तो आंसर क्या आता मेरा सी का वैल्यू -6, ठीक है। और अगर उन्होंने ये पूछा होता, खैर यहाँ पे तो उन्होंने 6 गिवन है, -6 गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे भी उन्होंने -6i की जगह एक थर्ड ई दिया होता अननोन, तो मैं क्या करता, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के उसको नेगेटिव कर देता, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, देखिए 1 × 4 माइनस ऑफ -2 + 2, ये 6 आता है, तो -6 हो जाता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू जो कि है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ रहे ना डी, उसके लिए आप फॉर्मूला याद मत कीजिए, फिर आप ये वाला फॉलो कीजिए, बिकॉज दिस इज मच इजियर, जस्ट क्लीन है एकदम, ठीक है। ऑलरेडी एक फॉर्मूला याद किया, उसके लिए एक और नया फॉर्मूला मत याद कीजिए, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज अ मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा बी सच दैट अल्फा टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स ए इज इक्वल टू 2 of i, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछिए। अगेन ध्यान दीजिए, अगर आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम नहीं आता तो भी आप ये कर सकते हैं, ए स्क्वायर निकालिए, ए निकालिए, डाल के कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम पता है और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का शॉर्टकट भी पता है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालूंगा। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ए स्क्वायर के साथ एक अल्फा है, सो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा अल्फा हटा के। अल्फा कैसे हटाऊंगा, डिवाइड कर देता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा ए इक्वल टू 2 अपॉन अल्फा आई, दोनों साइड को मैंने अल्फा से डिवाइड किया। समझ आया क्या किया मैंने? अब पूरा इसको स्टैंडर्ड, अच्छा इसको भी एलएचएस में ले आते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा ए माइनस 2 अल्फा आई इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो उन्होंने इक्वेशन दिया है उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब लेट्स गो बैक टू दैट शॉर्टकट फॉर्मूला जस्ट फॉर योर रेफरेंस। जब 2/2 मैट्रिक्स होता है, हम डील 2/2 से ही कर रहे हैं, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू कांस्टेंट होता है, माइनस ऑफ ट्रेस क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है। सो माइनस ऑफ ट्रेस एक्स का कोएफिशिएंट होता है और ए का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे देखिए बीटा अपॉन अल्फा है, सो बीटा अपॉन अल्फा क्या हो सकता है, माइनस ऑफ ट्रेस, ट्रेस वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 है, 1 - 5 इज -4, इसका नेगेटिव यानी 4, बीटा अपॉन अल्फा इसके बराबर हो गया। और डिटर्मिनेंट वैल्यू इसके बराबर है, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -2 अपॉन अल्फा, ये किसके बराबर होगा, -5 माइनस ऑफ -4 यानी +4, -5 -4 यानी -1 के बराबर होगा। ये स्टेप समझ आया क्या किया मैंने, कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट वैल्यू से इक्वेट किया। 2/2 मैट्रिक्स के लिए क्या था फॉर्मूला,
एक्स स्क्वायर और रादर आई शुड राइट ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0। ये शॉर्टकट था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का, ठीक है। सो इससे मिल गया मुझे 4 और इससे मिल गया मुझे कांस्टेंट। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2, अल्फा की वैल्यू हो गई 2 हो गई, तो बीटा वैल्यू हो गया 8, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 10। See, it's much less time consuming instead of finding a square and then creating an equation and comparing. ठीक है, सो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स खत्म हो गया। आप प्लीज एक बार घर पे रिवाइज कीजिएगा ये पूरा पीडीएफ, कोई डाउट हो तो पूछिए। और थोड़े पीवाईक्यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने कैले हैमिल्टन पहले क्या है, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज कर ले पहले, सो दैट थोड़ा और इस पे प्रैक्टिस हो जाए। Okay, everyone. Page 90. You guys have the books? Page 90 खोलिए please. Page 90 में I can see question number 9. 90 में question number 9. Is it the same question which we just did? Yes. It is the same question, right? Okay. Okay, page number 92, question number 43. पेज 92 क्वेश्चन 43 दिखा आप लोगों को? प्लीज इसको कैले हैमिल्टन लगा के कीजिए फटाफट।
क्वेश्चन 43 हो रहा है, समझ आ रहा है, हवा लग रहा है कि क्या कर क्या रहे हैं, या पूरा सर के ऊपर से जा रहा है? आप ये नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, बट आई वोंट एनकरेज दैट। आई विल सजेस्ट कि आप कैले हैमिल्टन का प्रैक्टिस कीजिए इससे। नहीं नहीं, आई तो है, अभी भी आई नीचे नहीं लाया था इसमें ना। उसके बाद अल्फा और ए के साथ ए और आई मिलके क्या होते हैं? हुई है। What the hell? 4 plus 2 6. प्लीज ये सोल्यूशन देखिए, बताइए समझ आए क्या, या एक बार मैं समझा दूं? हाँ हाँ भी बोल सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ बोल रहे हैं, समझा दूं? अच्छा, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, इन दोनों में डाउट है कुछ? इसमें मैंने क्या किया कि मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं a मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये a और a इनवर्स क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू आई और a, बीटा इंटू a और a स्क्वायर। ठीक है, ये कैले हैमिल्टन इक्वेशन का फॉर्म ले लिया इससे। अब सबको एक साथ ले जा रहा हूं और आई एम इंश्योरिंग कि a स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है इसके साथ जो कोएफिशिएंट है 1 होता, तो उसके लिए मैंने बीटा से डिवाइड कर दिया। सो a स्क्वायर a हो गया, ये अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा अपॉन बीटा a, और ये i अपॉन बीटा हो जाएगा, यानी -1 अपॉन b बीटा i। ठीक है, इसको बस मैंने रीअरेंज किया, कुछ अलग नहीं किया। समझ आया ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ? इसके कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए बीटा से मैंने वो कर दिया। नाउ आई नो कि ये मेरा कैले हैमिल्टन थ्योरम है। ठीक है, हमने शॉर्टकट में पढ़ा था कि जो a का कोएफिशिएंट होता है किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ ट्रेस। सो a का कोएफिशिएंट है अल्फा अपॉन बीटा, नेगेटिव ऑफ ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 4 + 1 5, उसका नेगेटिव यानी -5,
और जो कोएफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है? फॉर 2/2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बराबर, ठीक है। सो कोएफिशिएंट इज -1 अपॉन बीटा, डिटर्मिनेंट क्या है? 4 माइनस ऑफ -2 यानी 6, ठीक है। सो बीटा क्या आ गया? -1 अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा हो गया -5 टाइम्स बीटा यानी -5 टाइम्स -5 अपॉन 6, 5 अपॉन 6। मुझे निकालना था 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, सो 4 टाइम्स अल्फा माइनस ऑफ माइनस बीटा इज 1 अपॉन 6, 4 आंसर। डाउट है किसी को? मैं सजेस्ट करूंगा इसी तरीके से करो, बिकॉज इस 20 सेकेंड्स लगेगा जब तुम्हें इसमें एक्सपर्टीज आ जाएगा। समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको पता है ना, और ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप दूसरे बच्चों से जल्दी और बेटर स्कोर कर पाओगे। दैट्स व्हाई इट्स गुड, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। ओके ओके। अच्छा, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था हमने सेम पेज में देखे, क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 दिख रहा है? ये हमने क्लास में किया क्वेश्चन 32। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें हमें निकालना क्या है, p टू द पावर z, q टू द पावर 2007 और p। ये कैसे निकाल सकते हैं हम? दिस वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू a टू द पावर 2007। आपको ये याद रखना है, सीधा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना बीच का। a मैट्रिक्स गिवन है, 2007 पावर निकाल लीजिए, फिर ABCD निकल जाएगा, ठीक है। समझ आया सबको? इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 निकाल सकते हैं? प्लीज क्वेश्चन 45 ट्राई कीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 45 में एक कीवर्ड ऐड कर दिया उन्होंने। कीवर्ड क्या है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोला उन्होंने, इनवर्स ऑफ a m टू द पावर 2023 इंटू a ट्रांसपोज। इसका इनवर्स निकालना है। मतलब इसका तो आंसर क्या आएगा? a टू द पावर, नहीं नॉट a, इस केस में क्या होगा? a है क्या? नहीं, इस केस में b है। देखिए इस केस में होगा b टू 23। बेसिकली ये निकालना है हमें, और ये जब भी निकालेंगे उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लीजिए। अच्छी बात है, सारे 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है ना फटाफट। एडजॉइंट निकालो, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ आसान देता है क्या? नहीं। एनीवेज निकाल लीजिए, ठीक है। हम अज्यूमिंग आराम से हो पाएगा। क्वेश्चन 45 कीजिए फटाफट।
हो गया? प्रीवियस क्वेश्चन भी कीजिए। 45 हुआ राइट? आसान था? नहीं हुआ? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो ए मैट्रिक्स दिया है क्वेश्चन नंबर 45 में, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये तो पता है ना सबको, राइट? अगर ऑर्थोगोनल है तो मुझे बी मैट्रिक्स जो गिवन है दैट इज गिवन एज 1 माइनस आयोटा 0 1, और मुझे निकालना था a इंटू एम टू द पावर 23 80। इसका मतलब मुझे निकालना है b टू द पावर 20 23। ये जो निकालना है, इस स्टेप में डाउट है किसी को? प्लीज बताइए। अगर डाउट है तो इसको रट लो, यही मैंने कहा था। मैं समझा सकता हूँ फिर से, बस जरूरत ही नहीं है समझने की ना। जो मैट्रिक्स जिसके अगेंस्ट हमें गिवन है पूरा ना, m इक्वल टू a t b a, इसमें जो बीच वाला मैट्रिक्स होता है इसी का ही हम निकालते हैं। ठीक है, ये स्टेप समझ आया सबको? यानी b रेज़ टू द पावर 20 23 निकालना है। b कितना गिवन है? 1 आयोटा 0 1। 20 23 कैसे निकालेंगे? एक एक करके बढ़ाते जाएंगे पावर और देखेंगे पैटर्न क्या है। इसको 1 आयोटा 0 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो ये क्या होगा? 1 इंटू 1 1 1 0, ये 1 आ गया। आयोटा आयोटा 2 आयोटा 0 0 0 1। हाँ, ओ ओके, फिर से नेगेटिव आयोटा नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव, और कुछ चेंज नहीं है, बस यही है। तो ये मेरा बी स्क्वायर आ गया। ये b था, ये b स्क्वायर है, तो b टू द पावर 20 23 क्या होगा? 1 माइनस 20 23 आयोटा 0 1, जस्ट बाय फॉलोइंग द पैटर्न। कुछ नहीं किया इसमें एक्स्ट्रा, पैटर्न फॉलो किया बस। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या है? इसका इनवर्स। इनवर्स निकालना है इसका, राइट? इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट पहले 1 1 को स्वैप करेंगे, 1 1 ही रहेगा, और बाकी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू 1 इंटू 1 1 माइनस 0 हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाय जस्ट 1। तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हो गया फटाफट। ये क्वेश्चन देखना है तो खुश हो जाना है एकदम कि ये 20 सेकंड में होने वाला है। ठीक है, और ये रिपीट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 भी सिमिलर पैटर्न का है, प्लीज वो कीजिए वंस यू आर डन विद 45। ठीक है, प्लीज ट्राई क्वेश्चन 44। हो गया? अच्छा, क्वेश्चन 44 हो गया ना, तो क्वेश्चन 46 कीजिए। उससे क्या होगा? ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर हम बाकी 2 सेक्शंस कल कर लेंगे। 44 कीजिए प्लीज पहले। 44 में डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि सिमिलर टाइप का ही है। डाउट आए तो फिर भी बताइए। क्वेश्चन 45 सबको समझ आ गया ना? क्वेश्चन 45 में तो डाउट नहीं है। 44 कीजिए। Six. Yeah. 44 हुआ? Yeah. Go to 46.
44 हो गया सबका? किसी को डाउट है 44 में? ठीक है, 46 कीजिए। 46 में आपको हिंट देता हूं, इनवर्स निकालने के लिए ना इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि a इंटू ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप इनवर्स का जजमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर fx को आप f ऑफ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इट इज इनवर्स। ये fx है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है f ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं f ऑफ x को f ऑफ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मेरा आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो डज इट मीन दिस इज इनवर्स ऑफ दिस? इट मीन्स दैट, राइट? तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, f ऑफ माइनस एक्स होगा cos ऑफ माइनस एक्स। व्हाट इज cos ऑफ माइनस एक्स? cos x। व्हाट इज sin ऑफ माइनस एक्स? माइनस sin x। इसमें तो डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स होगा cos x माइनस साइन एक्स, 0 sin x cos x, 0 0 0 1। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा दिस इनटू दिस, यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 0, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 0, देन cos x sin x माइनस ऑफ sin x cos x 0। देखिए cos x sin x माइनस ऑफ sin x cos x कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ये समझ आया सेकंड एलिमेंट 0 क्यों आया? थर्ड क्या होगा? 0 0 0, ये तो 0 ही हो गया। ये देखिए sin x cos x माइनस ऑफ cos x sin x, फिर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा ये। फिर अगला होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 0, ये आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये आ जाएगा 0 0 0, ये फिर 0 हो गया। 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। सो डायगोनल में तीनों 1 1 1 है और बाकी सारे 0, यानी क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट? सो अगर fx और f ऑफ माइनस एक्स मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब दिस इज अ f ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ fx, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? f of x into f of y is equal to f of x plus y. Straight forward multiplication. f of x है cos x minus sin x sorry sin x, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए cos x cos y माइनस sin x sin y 0। अगला होगा माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y 0, sin x cos y प्लस cos x sin y।
माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई 0। ये समझ आया क्या किया मैंने? इसमें डाउट है? सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब आपको हाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए, विच आई एम अज्यूमिंग कि पता नहीं है। है तो बहुत ही अच्छी बात है सर। ये क्या बताओ? कॉस पहले है, नेगेटिव के साइन साइन है, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये देखिए कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, नेगेटिव दोनों में, यानी नेगेटिव में अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये बीच में हो जाएगा प्लस। अब ये किसका है? कॉस एक्स माइनस वाई विच नेगेटिव साइन, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है। कॉस एक्स नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव दोनों नेगेटिव है तो सही। अरे यार कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है, ध्यान नहीं। ठीक है, ये देखो साइन एक्स कॉस वाई, हाँ यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, दिस इज कॉस एक्स, फिर से कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो एक्स प्लस वाई के टर्म्स में सारे बन गए। और देखो ये प्लस है माइनस है प्लस है ये माइनस नहीं, प्लस प्लस है प्लस प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो गया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। गॉट इट? किसी को डाउट है इसमें? फाइन, ये सेक्शन खत्म हो जाता है हमारा। कल हम बाकी 2 सेक्शंस कर लेंगे उसके क्वेश्चंस, देन वी विल स्टार्ट विद द टेस्ट पेपर क्वेश्चंस। ओके फाइन, थैंक यू।